नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जब थोड़ा कम होता है तो हम अक्सर सख्त फैसले नहीं लेते, या यूं कहें सख्त फैसले टाल देते हैं। और कुछ ऐसा ही आजकल मोदी और शाह के साथ हो रहा है। मिसाल के तौर पर 13 जून, जी हाँ, बीती 13 जून, इसी 13 जून को एक बड़ी प्लानिंग थी चाणक्य की। और प्लानिंग ये थी कि कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी की घेराबंदी करनी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर मामला टाल दिया गया। ईडी भी पीछे हट गई, अभिषेक बनर्जी भी, उन्होंने भी आने से मना कर दिया और मामला कहीं ना कहीं टाल दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। अब 13 जून क्यों? वाई 13 जून? 13 जून इसलिए क्योंकि ठीक 10 दिन बाद यानी 23 जून को अपोजिशन की सबसे बड़ी बैठक पटना में हो रही है। द बिगेस्ट अपोजिशन मीट, अब तक की सबसे बड़ी बैठक जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है 2014 में। अब ये जो 23 जून की बैठक है, जिसमें सारे के सारे विपक्षी नेता इकट्ठे हो रहे हैं, आप कह सकते हैं कि एंटायर अपोजिशन, समूचा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, जो पहली बार हो रहा है मोदी के कार्यकाल में। उसको लेकर सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो इन साहब को है, अमित शाह, जिनको मोदी का चाणक्य कहा जाता है। अब ये इसलिए परेशान है क्योंकि मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, आरएसएस, बीजेपी का थिंक टैंक, स्ट्रैटेजिस्ट, ये सारे लोग एक बात पर सहमत हैं कि अगर सारा विपक्ष एक हुआ तो फिर 2024 में मोदी की जीत बहुत मुश्किल होने वाली है। जी हाँ, 2024 की फिर जीत मुश्किल होने वाली है। अब अपोजिशन की ये बीट अगर कामयाब होती है, सहमति बनती है, तो एक चीज़ आंकड़ों पर तय हो जाएगी कि मोदी फिर आने वाले नहीं हैं 2024 में। उस पर मैं आऊँगा, खुलासा करूँगा, लेकिन मैं आपको ये पहले बताना चाह रहा हूँ कि आखिर वो कौन से नेता हैं, वो कौन से बिग लीडर्स हैं अपोजिशन के जो पटना पहुँच रहे हैं 23 जून को। अगर एक बार हम ये लिस्ट देख लें तो मुझे लगता है आगे की जो पूरी स्टोरी है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो सबसे पहले उसमें नाम है राहुल गांधी का, जो अमेरिका से लौट रहे हैं, सीधे पटना पहुंच रहे हैं। खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के दलित फेस प्रेसिडेंट, वो भी इस मीटिंग में होंगे। ममता बनर्जी, जिन्होंने खुद नीतीश कुमार से कहा था कि वो इस मीटिंग को पटना में करें, तो वो तो इनिशिएटिव कर रही हैं। शरद पवार, असली चाणक्य आप कह सकते हैं देश के, वो भी इस मीटिंग में होंगे। उद्धव ठाकरे जो आज की तारीख में सुपरस्टार हैं महाराष्ट्र के, 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे पहुंच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, पहली बार एक ऐसे मंच पर जहां ममता बनर्जी, केजरीवाल, राहुल गांधी, खड़गे सब होंगे, तो अरविंद केजरीवाल हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। उसमें अखिलेश यादव भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं, अपोजिशन लीडर हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अखिलेश यादव होंगे, जयंत चौधरी होंगे, स्टालिन, रजनीकांत, तमिलनाडु के पॉलिटिकल रजनीकांत आज की तारीख में, पूरा तमिलनाडु उनके हाथ में जब से जयललिता की पार्टी AIADMK जो बिखरती चली गई। स्टालिन होंगे, सीताराम येचुरी, लेफ्ट के फेस, और फिर होस्ट तो होंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी, और भी कई नेता होंगे जो इस मीटिंग में शामिल होंगे। कि ये सब एक हो गए, ममता, केजरीवाल, खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सब एक होकर हुए। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नीतीश कुमार, तेजस्वी, हेमंत सोरेन, आप नाम लेते जाइए। ये अगर एक धागे में सब विरोधी, अगर नीतीश कुमार ने और खड़गे ने मिलकर, तो फिर क्या लग रहा है कि वो जो धागा है कहीं ना कहीं फंदा बनने जा रहा है गुजरात लॉबी के लिए। दीपक भाई, जब ओपनिंग रिमार्क में आपने कहा कि 23 तारीख पे सबकी नजर है और आपने सबका नाम गिनाया, लेकिन मुझे लगता है 23 तारीख का सबसे बड़ा इंतजार, सबसे ज्यादा इंतजार 23 तारीख के, जिसकी वजह से जिसके हार्ट बीट्स बहुत तेज हो गई है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और खासकर ये दो गुजराती नेता जिन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी पे कब्जा कर रखा है, सरकार पे कब्जा कर रखा है, देश पे कब्जा कर रखा है, वो कहीं ना कहीं उनकी धड़कनें बहुत तेज हो रही है और वो अनईजी बहुत पोजीशन पे है। अब दोस्तों, टाइगर को तो आप सुनेंगे और हम दोनों लोग मिलकर डिकोड करेंगे पूरी सिचुएशन को कि 23 जून जो है, 23 जून 2023, ये 2024 के चुनाव के लिए सबसे अहम तारीख क्यों होने जा रही, वो मैं आपको बताऊंगा आज विस्तार से। टाइगर और हम मिलकर बहुत कुछ आज आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या है। 23 जून को ये जो 11 बजे बैठक शुरू होगी,
लंच के बाद भी चलेगी। इसमें सारे नेता जो पहली बार एक मंच पर बैठ रहे हैं, एजेंडा क्या तय करने जा रहे हैं। तो पहला जो एजेंडा है वो है कि भाई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए कि ये जो सारे लोग हैं कैसे एक मंच पर स्थायी तौर पर आ सकें 2024 तक, कम से कम आपस के झगड़े कम हो, आपस के मतभेद कम हो, इसके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए। और फिर कुछ स्टेट्स में सीट एडजस्टमेंट को लेकर भी एक एजेंडा यहाँ पर तैयार किया जाएगा। एक मोटा मोटा खाका खींचा जाएगा 23 जून को और फिर इसी खाके पर आगे बढ़ा जाएगा। अब दोस्तों, अमित शाह और मोदी के रहते ये जो रास्ता है, ये जो सफ़र है अपोजिशन यूनिटी का, ये इतना आसान भी नहीं। तो कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चुनौतियां हैं, बैरियर्स हैं, रोड़े हैं जिनको हटाने की कोशिश हो रही है। और अगर 3-4 वो जो बैरियर्स हैं, वो जो आप कह सकते हैं बाधाएं हैं, उनको अगर मैं गिराने की कोशिश करूं सो दैट एक तस्वीर थोड़ी एकदम क्लियर होती जाए। जो बेसिक चैलेंजेस हैं अपोजिशन पार्टी के, नंबर 1 चैलेंज है जैसे केजरीवाल साहब हैं। अब केजरीवाल साहब महत्वाकांक्षी हैं, वो चाहते हैं कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, हर जगह वो लड़ना चाहते हैं। और जहाँ जहाँ वो लड़ना चाहते हैं वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर होती है, विपक्ष कमज़ोर होता है, एडवांटेज मोदी होता है। तो सीट एडजस्टमेंट को लेके कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दिल्ली को लेके कोई सीट एडजस्टमेंट होगा, पंजाब को लेके क्या होगा, हरियाणा को लेके क्या अरविंद अगर केजरीवाल सीट मांगते हैं कांग्रेस देगी कि नहीं, ये एक चैलेंजेस हैं जिनको मुझे लगता है कि मिलकर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। उसमें शरद पवार, सीताराम येचुरी, जाहिर तौर पे नीतीश कुमार कोई ना कोई मध्यस्थता करेंगे अरविंद केजरीवाल और खड़गे के बीच में। एक और बाधा है, वो है पश्चिम बंगाल। अब वेस्ट बंगाल को लेके दीदी हमेशा से काफ़ी इनसिक्योर भी रहती हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस और लेफ्ट कहीं ना कहीं उनके साथ अगर हैं तो उनके मुखालिफ भी खड़े हैं। तो बंगाल में किस तरह का एडजस्टमेंट व्यू रचना होगी, वो उसको भी काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट करना है। और सबसे बड़ा चैलेंज है उत्तर प्रदेश, जहाँ 80 सीटें हैं और ये उत्तर प्रदेश ही सबसे कमज़ोर कड़ी है आज की तारीख में अपोजिशन की। 80 सीटें हैं और अपोजिशन वहाँ पर कितने हद तक मोदी और अमित शाह को रोक पाती है। 2014 में 70 से ज़्यादा सीटें हैं, 2019 में फिर मोदी जी ने 62 + 2 64 सीटें एनडीए ने जीती। यूपी का चैलेंज कैसे होगा, और यूपी का जो चैलेंज है उसमें अखिलेश और जयंत चौधरी यानी सपा और आरएलडी तो हो सकता है धीरे धीरे कांग्रेस के साथ आ जाए, लेकिन मायावती, वो जो दलित वोट बैंक है, वो क्या स्प्लिट होगा या वो साथ आएगा। और अगर मायावती साथ आती हैं आखिरी वक्त पर, तो मुझे लगता है फिर उत्तर प्रदेश ही जो है मोदी के लिए, अमित शाह के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। लेकिन एक कोशिश हो रही है मायावती को लाने की, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। ऐसे कई चैलेंजेस हैं, ऐसे कई बाधाएं हैं जिनको लांघना है राहुल गांधी, नीतीश कुमार और इन सभी नेताओं को। तो एक तरफ विपक्ष, अपोजिशन यूनाइट होने की कोशिश कर रहा है 23 जून को, और दूसरी तरफ मोदी और शाह जिनको लगता है कि अगर ये अपोजिशन यूनाइट हुआ और इनके पास जो बल्क ऑफ वोट्स हैं, अगर आप 2019 का आंकड़ा लें 63% वोट अपोजिशन के पास हैं, ये अगर पूरा वोट इंटैक्ट हुआ तो मोदी जी जो 37% वोट लेके आए थे वो कितनी सीटें ला पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है और आज इसी को हम यक्ष प्रश्न का हल ढूंढने के लिए हम और टाइगर इस पहेली को सॉल्व करने के लिए, इस पजल को सॉल्व करने के लिए कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन, होने क्या जा रहा है। अगर ये यूनिटी होती है तो क्या वाकई मोदी जी की छुट्टी होने जा रही है, या फिर इस यूनिटी को तोड़ा जा सकता है, इस अपोजिशन को तोड़ा जा सकता है। ऐसे हथियार अमित शाह के पास हैं और इन हथियारों का वे इस्तेमाल करेंगे आने वाले 5-6 महीनों में। क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? सीन क्या होने जा रहा है 2024 से पहले? एक बड़ा सवाल, और इसको हम आज पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलते हैं टाइगर के पास। टाइगर, मेरा पहला सवाल ये है कि ये 9 सालों में, 9 बरसों में, मोदी के जो 9 बरस हैं प्रधानमंत्री के, उसमें ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो 2019 में नहीं हो पाया, जो उसके बाद नहीं हो पाया, वो अब हो रहा है 9 बरस में पहली बार मोदी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, कि सारा विपक्ष, समूचा विपक्ष एक हो रहा है। और मुझे तो लोगों ने यहां तक बताया कि आजकल अमित शाह बहुत बेचैन है और अक्सर वो मीटिंग्स में उनकी तलखी देखी जा रही, जो बीजेपी के साथ उनकी जो चुनावी बैठकें होती हैं,
चाहे जेपी नड्डा हो, बीएल संतोष हो, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी की घबराहट है, हड़बड़ाहट है, वो यही है कि अगर सारा विपक्ष एक हो गया तो फिर क्या होने जा रहा है। और यही मेरा पहला सवाल है जो मुझे आखिर में करना चाहिए कि ये सब एक हो गए, ममता, केजरीवाल, खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सब एक होकर हुए, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नीतीश कुमार, तेजस्वी, हेमंत सोरेन, आप नाम लेते जाइए। ये अगर एक धागे में सब सब विरोधी अगर नीतीश कुमार ने और खड़गे ने मिलकर, तो फिर क्या लग रहा है कि वो जो धागा है कहीं ना कहीं फंदा बनने जा रहा है गुजरात लॉबी के लिए। दीपक भाई, जब ओपनिंग रिमार्क में आपने कहा कि 23 तारीख पे सबकी नजर है और आपने सबका नाम गिनाया, लेकिन मुझे लगता है 23 तारीख का सबसे बड़ा इंतजार, सबसे ज्यादा इंतजार 23 तारीख के जिसकी वजह से जिसके हार्ट बीट्स बहुत तेज हो गई है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और खासकर ये दो गुजराती नेता जिन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी पे कब्जा कर रखा है, सरकार पे कब्जा कर रखा है, देश पे कब्जा कर रखा है, वो कहीं ना कहीं उनकी धड़कनें बहुत तेज हो रही है और वो अनईजी बहुत पोजीशन पे है अभी। नहीं, ऐसा क्यों है अनईजीनेस? मैं बता रहा हूं, अनईजीनेस क्यों है? अभी तक आप 2019 का ऐतिहासिक मैंडेट देखिए जो 300 प्लस था, उतना कुछ होने के बाद भी यदि प्रतिशत में देखा जाए तो बीजेपी 35% पे लोकसभा में थी 2019 में। इसका मतलब 65% विरोध में था। ये 65% यदि इकट्ठा होता है, 63%, एग्जैक्टली 63%, यदि 63% यदि इकट्ठा होता है तो फिर आपका 37% सामने धुएं जैसा उड़ जाता है। आप विपक्ष डिवाइडेड है इसलिए आप सत्ता में हो, आप सत्ता में इसलिए नहीं हो कि लोगों ने आपको मैंडेट दिया है। मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी गुजरात की रीजनल पार्टी है, बाकी जगह जुगाड़ है, बाकी जगह डिवाइडेड अपोजिशन है। लेकिन इस बार यदि वो अपोजिशन एक होता दिखाई दे रहा है तो लोगों के मन में परसेप्शन हो जाता है कि अरे यार ये लोग क्या करेंगे। लोग ये सोचते हैं कि चलो केसीआर के पास कितनी सीटें हैं, या तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं, या हरियाणा में कितनी सीटें हैं, या कोई बीजेडी के पास कितनी सीटें हैं, इतने सीटों में थोड़ी ना सरकार बनेगी। लेकिन ये सीटें उस गंगा जली में, उस तिजोरी में जा रही है जो सरकार बनाने के सक्षम है। इससे लोगों का परसेप्शन बदल जाएगा रीजनल पार्टी के प्रति। दूसरी बात, ये जो हमेशा हर राज्य में अलग अलग पार्टियों के अलग अलग क्लैशेस थे, इससे एक मनमुटाव था और उस मनमुटाव का फायदा बीजेपी लगातार उतारती रही। और उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में मनमुटाव था, उसका फायदा बीजेपी ने लिया, पीडीपी के साथ सरकार बनाई। या चौटाला और कांग्रेस आमने सामने थी तो उसका फायदा बीजेपी ने उठाया और चौटाला के साथ हाथ मिला के सरकार बनाई। शिवसेना साथ में नहीं तो शिवसेना तोड़ के लोगों को साथ में लाने का प्रयास किया। तो कुल मिला के बीजेपी का कोई कुनबा अपना नहीं है। वर्तमान यदि एनडीए देखे आप तो वो एनडीए का स्वरूप वो नहीं है जो पहले बीजेपी का हुआ करता था। ये जो नया एनडीए है ये मोदी जी का एनडीए है। ये एनडीए या तो गन पॉइंट पे ईडी वगैरह के, गन पॉइंट मतलब ईडी पॉइंट पे, अब गन पॉइंट की जगह नया शब्द लगाना पड़ेगा अपने को, ईडी पॉइंट पे, क्योंकि सीबीआई तो कई राज्यों में अलाउ नहीं है घुसना। तो ईडी पॉइंट पे, इनकम टैक्स पॉइंट पे साथ में लिए हुए लोग, मजबूरी के सौदे में साथ में आए हुए लोग, ये डर के मारे डरा हुआ एनडीए है। उसके सामने निडर होकर यदि विपक्ष इकट्ठा होता है तो जनमानस में परसेप्शन अलग जाएगा। लोग बार बार कहते हैं, अंधभक्त जितने भी है या बीजेपी समर्थक जितने भी है, बोलते क्या फायदा। मुझे बताइए, शरद पवार बड़े नीतीश कुमार के गले लग जाएंगे। नीतीश कुमार का क्या है महाराष्ट्र में, शरद पवार का क्या है बिहार में। सवाल बिहार में शरद पवार का क्या होने का नहीं है, लेकिन शरद पवार महाराष्ट्र में जब चुनाव लड़ेंगे तो मराठी मतदाता शरद पवार को मात्र 48 सीटों तक सीमित नहीं रखेगा। वो सोचेगा कि शरद जी के 48, 40 से ज्यादा जो बिहार में है उनके साथ है, ममता के 42 उसके साथ में है। और ये जब आंकड़ा बढ़ेगा तो ये आंकड़ा 300 से ज्यादा बढ़ता है। इसलिए ये परसेप्शन की लड़ाई है। मैं नहीं मानता 23 तारीख को कोई ऐसा गठबंधन का एग्रीमेंट होगा कि तुम सीट शेयरिंग होगा और ये कुछ नहीं होगा। सिर्फ इस देश के मतदाताओं को यह बताने की जरूरत है
ये जो बीजेपी 37% पे थे, जो घूम फिरा के 27% पे आने की चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, उसके आगे यदि ये विपक्ष हर राज्य से उठ के आता है तो ये ऐसा कारवा, मतलब एक एक लोग जुड़ते जाएंगे और कारवा बनता जाएगा। इस परसेप्शन से बीजेपी डर रही है। बीजेपी को बार बार ये डर लग रहा है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों को डिवाइड करके जो राज कर रही थी वो इकट्ठा हो गया था। ये वही डर है जो अंग्रेजों का था एक जमाने में, जब सारे 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 अलग अलग लेफ्ट राइट सेंटर सब लोग इकट्ठा हो गए महात्मा गांधी के पीछे जी। तब टाइगर, एक चीज, ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया। टाइगर, अभी एक मेरी बहुत सीनियर पत्रकार से बात हो रही थी जो बीजेपी कवर करते हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा, उनके टच में रहते हैं। उनका ये कहना था कि जो घबराहट है, खासकर जो चाणक्य हैं, जो अमित शाह हैं, उनको इस बात की घबराहट हो रही है कि वो बिहार में और महाराष्ट्र में बहुत खराब परफॉर्मेंस बीजेपी की इस बार होने जा रही है। यानी जो दो मजबूत किले थे पिछली बार, बिहार जहां पर 40 में से 39 सीट्स, 39 सीट जीती थी, और इसी तरह से महाराष्ट्र जहां 48 में से 41 सीटें, 41 सीट जीती थी। यानी कुल मिलाकर आप देखिए तो 80 सीट तो सिर्फ महाराष्ट्र और बिहार से ही मिल रही है। और हालत बीजेपी की खस्ता जो है वो छत्तीसगढ़ में भी है, कर्नाटक में भी है, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति नहीं पहली जैसी। हरियाणा में तो ये हाल है कि कब दुष्यंत चौटाला जो है वो लात मार के खट्टर को अलग हो जाए, बिल्कुल भरोसा नहीं उनका। वहां भी हिमाचल में सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का इस बार। उनको ऐसा लगता है कि ये जो महाराष्ट्र और बिहार हैं, अगर वहीं से अगर थोक के भाव बीजेपी की सीट कम हो गई और फिर ये छोटे छोटे राज्य हैं उनमें से 2 सीट 4 सीट, तो ये आंकड़ा बहुत नीचे जा रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर केजरीवाल, ममता या फिर नीतीश या तेजस्वी, इनको कहीं कुछ अलग करो या कुछ महाराष्ट्र में करो, अजीत पवार को तोड़ लो या किसी और को तोड़ लो। ये जो तोड़-फोड़ की राजनीति वो करने जा रहे हैं ईडी और आईटी की मदद से। आपको क्या लगता है कि अब विपक्ष को तोड़ना 23 जून की मीटिंग के बाद, मैं ये मानता हूं कि छोटे-मोटे नखरे अभी भी होंगे। थोड़ा-सा केजरीवाल नखरा करेंगे, थोड़ा-सा ममता बनर्जी करेंगी उनको, क्योंकि वहां पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी गट फीलिंग क्या है कि अल्टीमेटली आखिरकार इस बार अमित शाह विपक्ष के बीच में दरार डालने में कामयाब नहीं होंगे? या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जब केजरीवाल या तेजस्वी इनको जेल का रास्ता दिखाया जाएगा तो एक बड़ी टूट विपक्षी एकता में हो सकती है? सवाल ही नहीं उठता दीपक भाई। अब ईडी और इनकम टैक्स का डर समाप्त हो गया। अब क्यों? लोग जेल जाने के लिए तैयार, लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। कब तक ब्लैकमेल होंगे? ज्यादा से ज्यादा जेल होगी, इससे ज्यादा नहीं। जेल से ज्यादा फांसी तो नहीं चढ़ेंगे ना, जेल ही होगी। तो जेल होने के बाद अभी तक का जो रिकॉर्ड है, जिन लोगों को जेल में डाला है, वो जब भी जमानत पे आए हैं, कोर्ट ने उस जमानत के समय जो स्ट्रिक्चर पास किए कि अवैध रूप से ही आपने इनको रखा था, करीब करीब एक केस ही नहीं बनता था, उससे तो ये बात सामने आ जाती है। अनिल देशमुख 100 करोड़ का चार्ज था, 4.5 करोड़ का इन्वेस्टिगेशन हुआ और 1 करोड़ का चार्जशीट फाइल हुई। 1 करोड़ के प्रॉब्लम्स, मतलब 1 करोड़ उनके ऊपर जो ईडी ने निकाला, तो लोग हंसते हैं इस बात को। आपका प्रोसिक्यूशन रेट क्या है? इज हार्डली जी। तो कुल मिलाकर लोग तैयार बैठे हैं। क्या करोगे? अरेस्ट करोगे, अरेस्ट हो जाएंगे। इमरजेंसी में लोग अरेस्ट हो गए थे ना, ये अघोषित आपातकाल है, जैसे इसमें भी लोग अरेस्ट हो जाएंगे। आपकी तेजस्वी कैंप से बात हो रही है या फिर आपके उद्धव ठाकरे कैंप से बात हो रही है या केजरीवाल कैंप से आपकी बात हो रही, वो क्या कहते हैं कि मतलब उनको अब असर होने वाला नहीं है? नहीं, ये जो तलवार ईडी की, उन्होंने क्लियर कट कहा, कल जाना है जेल में, आज चले जाएंगे। अब जेल में जाने का मतलब भ्रष्टाचार नहीं है, जेल के जाने का मतलब आपसे बीजेपी डर रही है। आप इतने बड़े नेता हो गए हो कि आपके डर से बीजेपी, एनसीपी इतनी बड़ी पार्टी हो गई महाराष्ट्र में कि उनके एनसीपी के डर से उनके लोगों को जेल में डाला जा रहा है। लोग सवाल पूछते दीपक भाई, क्या नारायण राणे के खिलाफ शेल कंपनियों का पूरा बंडल लेके यही किरीट सोमैया नहीं घूम रहे थे क्या?
क्या नारायण राणे के लिए एक दिन की विधानसभा बंद नहीं की थी क्या? एक पूरा 8 घंटे का 6 घंटे का भाषण दिया था इतना देवेंद्र फडणवीस ने नारायण राणे के भ्रष्टाचार पे। वो आपके यहाँ मंत्री हैं, सदाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी। यदि आपके पास आते और मंत्री है तो फिर आपकी लड़ाई व्यभिचार और सदाचार और भ्रष्टाचार से नहीं है, आपकी लड़ाई सत्ता की है। ये लोग समझ गए हैं। ऐसे में सैकड़ों नाम दे सकता हूं कि जो लिप्त थे घोटालों में वो आपके यहां मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि उन्होंने भाजपा का अंगोछा ओढ़ा है। लेकिन टाइगर, मेरा जो जो मेन सवाल था वो यही था कि भाई अगर मणिपुर जल रहा है, उस आग को बुझा नहीं पा रहे हैं, नहीं 3 है। दिन अमित शाह रह नहीं करे। मेरा जो सवाल है वो ये है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में भी नुकसान हो रहा है 20-25 सीटों का, बिहार में नुकसान हो रहा है, महाराष्ट्र में नुकसान हो रहा है, तो फिर मोदी जी सेहरा पहनने के लिए सीटें कहां से लाएंगे? वो जो तीसरी बार शपथ, मोदी जी शपथ कहां लेंगे? यदि 180-200 तक सीटें आती तो मोदी जी शपथ कहां लेंगे? हाँ, राष्ट्रपति जी जरूर उनको बुला लेगी, बड़ी पार्टी है, लेकिन 70 लोग कहां से जुगाड़ करेंगे? कौन आएगा 70 मदद करने? ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है, ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है इस देश में जिसको प्रताड़ित नहीं किया 2014 से लेकर 2023 तक? टाइगर, एक और जिसको धमकाया नहीं, जिसको तोड़ने का प्रयास नहीं किया। एक बड़ा सेंसिटिव सवाल है जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर मोदी 180 यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनते हैं, 180 पे बीजेपी आती है, 190 पे आती है, तो क्योंकि प्रेसिडेंट उन्हीं का है, तो राष्ट्रपति मुर्मू मोदी जी को बुलाएंगी, और जब मोदी जी को बुलाएंगी कि भाई आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, आप सरकार बनाइए, तो मोदी जी जैसा आदमी मना तो नहीं करेगा। तो लोग कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं, मोदी कैंप के लोग कह रहे हैं कि जब हमें चिट्ठी मिलेगी, भले हम 190 पे हों, तो फिर ईडी भी हमारे साथ है, इनकम टैक्स भी हमारे साथ है, पुलिस भी हमारे साथ है, अदालतें भी हमारे साथ हैं। बोले कि दीपक जी 190 और 200 पे भी मोदी सरकार बनाएगा। तो क्या ये मुमकिन है कि उस वक्त जब मोदी जी 190 पर हैं, क्या आपको लगता है कि ईडी और इनकम टैक्स इन दोनों गुजराती भाइयों का कहना मानेंगी? क्या आपको लगता है कि गुजरात लॉबी के इशारे पे वो किसी जगन मोहन रेड्डी की गर्दन पकड़ेंगे, किसी नवीन पटनायक का पांवचा खींचेंगे, किसी का दुपट्टा खींचेंगे, आइए हमें समर्थन दीजिए वरना जेल? क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है? क्या मोदी अगर 190-200 पर हैं और अगर उनके पास 15 दिन का समय है मेजॉरिटी प्रूव करने का, 15 दिन का, तो क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है ईडी और इनकम टैक्स के सहारे? देखिए दीपक भाई, 30 साल से तो मैं दिल्ली में देख रहा हूं, जब चुनाव घोषित होते हैं तो प्रधानमंत्री एक कार्यवाहक भूमिका में रहते हैं। नए प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद भी यदि उनके पास मेजोरिटी नहीं है तो जब तक वो विश्वास का मत हासिल नहीं करते तब तक वो केयरटेकर ही रहते हैं। ऐसा कोई मेजर डिसीजन ले नहीं सकते, वो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते जब तक वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर सकते। नया कानून नहीं बना सकते, क्योंकि जो भी कानून बनाएंगे या अध्यादेश नहीं निकाल सकते, क्योंकि हाउस तब प्रोग्रेस में होता है। ऐसे में नया कानून नहीं बना सकते क्योंकि आपने मेजोरिटी प्रूव नहीं की है। तो जो अधिकारी लोग हैं ये किसी के नहीं होते दीपक भाई। मेरा 30 साल का और आपका उतना ही अनुभव है दिल्ली में। लेकिन वो तो कह रहे हैं जैसे ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा हैं या सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं, संजय मिश्रा जी को भी ओलिव ब्रांच चाहिए, ऑनरेबल एग्जिट चाहिए। नई सरकार यदि उन्होंने देखा कि इनका जुगाड़ नहीं होगा और ये सरकार गिर जाएगी या नई सरकार बनेगी तो नए आका हमें जिंदा रहना देंगे क्या? मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मोदी के जो खास नौकरशाह आईएएस अधिकारी हैं, वो सब मोदी के साथ खड़े नहीं होंगे उस वक्त? बिल्कुल नहीं होंगे। क्या वर्तमान में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मंत्री हैं वो जब जयशंकर फॉरेन सर्विस में थे तो क्या कांग्रेस यूपीए सरकार की वाही नहीं करते थे? जो वर्तमान में हमारे हरदीप सिंह पुरी थे। हरदीप सिंह पुरी थे, तब हरदीप सिंह पुरी इसी यूपीए गवर्नमेंट की, और यही मनमोहन सिंह अमेरिका जाते तो पलक पवाड़े बिछाते नहीं थे वहां खड़े होके। आज जो है ये चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कुत्तों को सबसे पहले भूकंप का पता पड़ता है और सत्ता परिवर्तन सबसे पहले ब्यूरोक्रेट को पता पड़ता है। इसके पहले जब सबसे बड़े दल होने के नाते यदि राष्ट्रपति बुलाएगी भी तो फिर उसमें नेता का चयन होगा।
भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, क्या तब विरोध के सुर उठेंगे नहीं? क्या लोग ये नहीं कहेंगे कि ये 180 पे पार्टी क्यों आई, किसकी वजह से आई? ऐसे कई क्षेत्र होंगे जिनके वजह से लोकसभा सीट आई होगी जी। और सांसद भी डर के मारे हैं। आज डर की वजह से। देखिए, एक होता है आपका नेटवर्किंग, जिसके वजह से पार्टी आपके साथ है। अटल जी के साथ पार्टी इसलिए थी क्योंकि पार्टी डर के मारे नहीं थी। पार्टी इसलिए नहीं, सांसद डरते थे कि कल मेरे पे इनकम टैक्स रेड हो जाएगी। वो समर्पण का भावना थी, अटल जी के प्रति लगाव था। वो लगाव वर्तमान में मुझे दिखाई नहीं देता। ये डर का माहौल है। कई मोदी जी के पत्रकार भी साथ देखेंगे आपको, जो गोदी मीडिया है, वो उछल उछल के बात करते हुए दिखाएंगे आपको, नए प्रधानमंत्री की आवा भगत करते हुए दिखाएंगे आपको। मतलब आपका ये क्यों? कहना है कि अगर अगर मोदी 220 या 210, अगर वो कम सीटें लेके आते हैं, भले वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनते हैं, लेकिन वो बहुमत से बहुत नीचे होते हैं, तो आपका ये कहना है कि जो उनके नौकरशाह हैं, जो उनके खास सांसद हैं बीजेपी के, जो आरएसएस के नेता हैं, जो गोदी मीडिया के एंकर हैं, ये सब पलट जाएंगे, इन सबके रंग बदल जाएंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर मोदी की जो 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 उनका जो अहंकार है, उनका जो एक तरह का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उससे हर आदमी त्रस्त है और इस वजह से डर के मारे अभी तक कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब मौका मिलेगा तो सब रंग दिखाएंगे, ट्रू कलर्स जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, ट्रू कलर्स। आज कल अपने भाषण में देवेंद्र फडणवीस ने एक बात कही कि शेर जंगल में कितने भी जानवर इकट्ठा हो जाए, शेर शेर होता है, शेर का शिकार कोई नहीं करता। देवेंद्र फडणवीस ने जंगल नहीं देखे, वो ताड़ोबा के नजदीक रहते हैं, लेकिन शायद ताड़ोबा गए नहीं। जब कोई भी झुंड, आपको डिस्कवरी में कई फिल्में दिख जाएगी, हिरण का भी झुंड हो और उसमें शेर यदि अकेला घुस गया तो वो सिंग पे ले लेके उसको पटकते हैं, या लात मार मार के जिराफ ने पटकते हुए मैंने देखा है, और शेर भागते हुए भी देखा है। सवाल है यूनिटी। और ये ब्यूरोक्रेट से लेके जहाज तक, आपको मैं बता रहा हूं, अर्णव गोस्वामी से ज्यादा लॉयल नरेंद्र मोदी के प्रति कोई अभी एंकर दिखता नहीं मुझे। उसी अर्णव गोस्वामी का, जब वो टाइम्स नाउपी में थे, तब योगी आदित्यनाथ के बारे में वो क्या क्या बोलते थे कि ये आदमी जिसका रिकॉर्ड पे इतने एफआईआर है, जो अपराधी है, क्योंकि तब वो यूपीए की सरकार थी। सलमान खुर्शीद जब संकट में थे तो अर्नब गोस्वामी सलमान खुर्शीद को बचा रहे थे। बाहर खड़े होते हैं, जिसकी मूर्ति स्थापित होती है उसकी पूजा अर्चना करना चालू कर देते हैं। इनका कोई अपना भगवान नहीं है, मंदिर में स्थापित वो उनका भगवान है। तो क्योंकि इनकी रोटी चलती है उसके भगवान के ऊपर चढ़ावे पे और उसके प्रसाद पे। जी, चैनल चलाने को पैसा चाहिए और वो पैसा उनको सरकार चाहिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जो सिनेरियो, जो आपने अभी तस्वीर दिखाई है, जो मुझे बहुत मौलिक लगी, और जो भी आपका एक्सपीरियंस और तजुर्बा, उसके आधार पर आपने जो ये खाका खींचा है, क्या हम ये मान लें कि अब मोदी का जो एक बिगिनिंग ऑफ द एंड है, यानी कहीं ना कहीं जो पतन की जो शुरुआत है, या पहाड़ से नीचे जब ढलान पे आदमी खिसकता है, रोल करता है, क्या आपको लगता है कि अब ये धीरे धीरे पहाड़ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, चाहे मोदी हो चाहे अमित शाह हो, और अब कोई जादू चलने वाला नहीं है? लास्ट क्वेश्चन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमको तो लेबल्ड है कि हम एंटी गवर्नमेंट है, देशद्रोही है, लेकिन ऑर्गेनाइजर तो संघ का अपना मुखपत्र है। जब वो कहता है कि हिंदुत्व का कार्ड और मोदी का ब्रांड अब चल नहीं रहा है, तो ये मायने हैं। लगातार पिछले कई चुनाव में हम देखेंगे, बेसिकली मेरा आकलन तो यह है कि ये ब्रांड कभी था ही नहीं। ये ब्रांड बनाया गया था, ये ब्रांड बनाया गया, उसका प्लेसमेंट हो गया, डिलीवरी जीरो थी, वापस नीचे आ गया। चाइना के पंखे आए, 400 रुपए में खूब लोगों ने खरीदे, फिर वो चले नहीं, तो अगले एग्जीबिशन में वो 200 का पंखे को भी हाथ लगाने को डर रहे थे, क्योंकि 400 के पंखे के बहुत बुरे एक्सपेरिमेंट। इसमें से पंखे चल जाते तो फिर चाइना का माल चल जाता। मोदी का पंखा चला, चाइना का माल एक बार चलता है, क्योंकि वो सिर्फ प्राइस, यहां प्राइस मतलब फ्रीबीज है,
और जी। जरूरत से ज्यादा विज्ञापन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये चाइना की वो सीरीज है जो हर दिवाली को नहीं खरीदनी पड़ती। जी। ठीक है, ये टाइगर आप तो आए और जो इसी आपने इसी जो वजह से जी मुझे नहीं लगता कि कुछ आगे कुछ खास, ये वो लोग भी जान रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। देखिए, प्रयास तो अंतिम दौर तक करेंगे, इस बारे में तो मोदी जी और अमित शाह को मैं 100% मार्क देता हूं। वो कभी भी विकेट छोड़ते नहीं, दे विल नेवर थ्रो द विकेट, दे विल फाइट टिल लास्ट बॉल। और अंतिम जी। दिन तक, चुनाव के नतीजे आने के बाद भी, जब तक अविश्वास का लेकिन प्रस्ताव हारते नहीं, विश्वास का प्रस्ताव, तब तक वो लगातार सरकार बनाने की कवायद पे लगे रहेंगे। लेकिन आपका कहना है कि जितनी भी ताकत लगा दें, इस तरह की व्यू रचना है, इस तरह का माहौल है कि बड़ा मुश्किल है जीतना। टाइगर आप आए और आपने खुलकर बात करी, और मैं चाहूंगा कि इस बातचीत को हम जब 23 जून को जो मीटिंग होगी, जहां से एक नई तारीख आ रही है, ऑपरेशन 23 जून, जहां पर विपक्ष पहली बार इकट्ठा हो रहा है और ममता बनर्जी, केजरीवाल, उसके बाद उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी, खड़गे, नीतीश कुमार, तेजस्वी, हेमंत सोरेन, सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हो सकता है एक आध आदमी इसमें आनाकानी करके पीछे हटे, लेकिन फिर भी अपोजिशन धीरे धीरे एक छतरी के नीचे आ रहा है। और इस छतरी जो है, इसी छतरी से अमित शाह और मोदी डर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में राजनीति हिंदुस्तान की ओर दिलचस्प होने वाली है, और टाइगर, लोग इसीलिए आपको सुनना चाहेंगे। और आप ऐसे ही आते रहिए और हमारे दर्शकों को ज्ञान बांटते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए।